हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं। प्रहलाद जोशी जी के पास भारत सरकार में न्यू रिन्यूएबल एनर्जी और फूड कंज्यूमर विभाग की जिम्मेदारी है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरीके से दुनिया में अग्रणी होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है? ऐसे तो इस 11 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो एडिशन हुआ है ये शायद अनप्रेसिडेंटेड है। इन 2014 हमारा टोटल रिन्यूएबल एनर्जी वाज टोटल ऑल पुट टुगेदर 75 गीगावाट। आज के दिन में 256 गीगावाट हम क्रॉस किया है ऑलरेडी। सोलर एनर्जी वाज 2.88 गीगावाट था। आज हमारा टोटल सोलर कैपेसिटी 127 गीगावाट है। So all put together, if I can say in a nutshell, we are the third largest renewable energy producer in the world. Generation जो होता है उसमें capacity addition जो है उसमें we are the third largest in the world. So definitely whatever G20 राष्ट्रों में among the G20 countries ये renewable energy और global emission के लिए जो काम किया है because of renewable energy वो भारत उसमें अग्रणीय है। एंड दैट्स वाई आज भारत के इस विशेषता इस विषय में भारत का जो वॉइस है दैट इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड वेल ओवर द वर्ल्ड। भारत में वैसे तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन कोयले से बनने वाला बिजली से बहुत अधिक पॉल्यूशन भी हो रहा था। तो उसको ख़त्म करने के लिए एक तो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखा और साथ में भारत में किस तरीके का पूरे भारत में कितने दिन तक बिजली का प्रोड्यूस किया जा सकता है सोलर के माध्यम से, और उस लिहाज से हम अगले 5 साल में या अगले 10 साल में, आज हम तीसरे नंबर पर हैं, हम पहले पायदान पर कैसे पहुँचने की दिशा में बढ़ सकते हैं? ऐसे तो भारत का जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हमारा जो जनरेशन है वो जनरेशन हमको आगे लेके जाना पड़ेगा। जहाँ तक कोयला के बात मैं करूँ तो मैं कोयला मंत्री भी था। इससे पहले टर्म में मैं कोयला मंत्री था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोयला बंद करके ये करना चाहिए। जो कुछ भी हमारा अभी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आ रहा है, दैन डिमांड व्हिच इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, उसको पूरा करने के लिए हम नेट जीरो करना, इसका अर्थ यह है कि जितना हम कोयला का कर रहे हैं उतना ही उससे ज़्यादा हमको रिन्यूएबल एनर्जी में करने का, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कन्वेंशनल सोर्स है, हमारा जो 240-250 गीगावाट है वो तो उसका भी ज़रूरत है हमको। एक तो इन जनरल बोलना है तो थोड़ा कुछ बेस स्टेबिलिटी के लिए, ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। उसके अलावा भी हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी ये सिर्फ सोलार का नहीं होता है, ये हाइड्रो का होता है, पंप स्टोरेज का होता है, बैटरी स्टोरेज का होता है और विंड का होता है। और आजकल हम ऑफशोर विंड का भी हम टेंडर बिड्स बुलाया है। उसके बिड के भारत के उसमें पोटेंशियल अराउंड 37 गीगावाट है। सो ओवरऑल डेज टू कम आपको लगेगा कि जब हमारे पास एक मेगावाट भी आज के ऑफशोर विंड का नहीं है ऐसे लग सकते हैं, लेकिन पहले तो 2.4 गीगावाट था। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग देश में बिल्कुल है ही नहीं था, सेल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल है ही नहीं था, लेकिन इस 11 साल में ये हुआ है ना। इसी तरह विंड का हो, सोलार का हो, बैटरी स्टोरेज का हो, पंप स्टोरेज का हो, हाइड्रो का हो, ये तो आगे बढ़ते जाएगा। इसीलिए एक तो अलॉन्ग विथ थर्मल वी नीड दिस कैपेसिटी विल बी एडेड। उससे हमारा जो एमिशन और हम सेफ अर्थ के लिए आने वाले जनरेशन के लिए, ये सेफ अर्थ के लिए, सुरक्षित हमारे भूमंडल का सुरक्षता के लिए जो भी करना है वो ज़रूर इससे होता है। उसके लिए भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर है। इसमें हम बहुत गर्व से हम कहते हैं हम वी आर द फ्रंट रनर्स इन द वर्ल्ड। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग फ्रंट रनर हैं और आपका मंत्रालय इस पर काम कर रहा है।
लेकिन कुछ कंसर्न्ड एरिया हैं, जैसे कि हम कंपेयर करते हैं जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दुनिया के दूसरे देशों से हम कंपेयर करते हैं तो वो बहुत आगे चला गया है। मान लें चाइना की बात करें कि सोलर में बहुत आगे, तो ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ भी हो रहा है जिससे कि हम उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो। नहीं, ये तो मैं एक देश का बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि भारत आत्मनिर्भर बने, उसके लिए बहुत प्रयास चल रहा है। इसी कारण हमने मॉड्यूल कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता था देश में 2014 में। इन 2014 देयर वाज नो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, देयर वाज नो सेल मैन्युफैक्चरिंग। पॉलीसिलिकॉन को भी तो सोच ही नहीं सकते। अभी पॉलीसिलिकॉन का हम ट्रैजेक्टरी बना रहे हैं, वेफर का, इनगॉट्स का, ये सब हम कर रहे हैं। और ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए जो भी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वो भी कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों ने, बाकी देशों ने पहले किया है, पहले इसका प्रयास पहले किया है। मुझे कहने में कोई मन में संकोच नहीं है कि हमारा जो इसमें प्रयास शुरू हुआ, तो डिपार्टमेंट तो पहले ही शुरू हुआ था, शायद 86-87 में शुरू हुआ था। तब से लेके आज तक इसका जो प्रयास, सूर्य पहले भी था लेकिन सूर्य में शक्ति है, ऊर्जा है, ये दिखाने के लिए मोदी जी को आना पड़ा। दिस इज़ द डिफरेंस। तो इसीलिए ठीक है, वो बहुत आगे है, मैं ये मानता हूँ। मुझे कोई मानने में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको भी आगे बढ़ने के लिए बहुत स्कोप है। उसके लिए हमारा प्रयास भी हो रहा है, तैयारी भी है। वही हम आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया क्या होता है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया यही है। तो इसीलिए हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमने मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 24,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से इसमें हमने सपोर्ट दिया है, जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स है। तो इसके कारण आज आने वाले दिनों में हमको मॉड्यूल बिल्कुल इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स हम भारत में और मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द सोलार क्या था, 11 रुपये 12 रुपये था। आज कितना है, 2 रुपीज़ 20 पैसा। अभी रिसेंट जो बिड आया है उसमें 2 रुपीज़ 20 पैसा आया है। और जो बैटरी स्टोरेज के सहित जो बिड आया है मध्य प्रदेश में, 2 रुपीज़ 70 पैसा आया है। तो इतना, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव, और बैटरी स्टोरेज मीन्स सोलर आवर्स के बाद, मीन्स समझो शाम को 5 बजे के बाद कम से कम 3-4 घंटा एक तो बैटरी से चलता है, उसके बाद विंड, हाइड्रो और थोड़ा कुछ थर्मल, ये सब मिला के हमारा एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको हम मेडिसिन करना है, क्योंकि पर कैपिटा डिमांड हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, कोई आदमी अगर चाहे कि हमें अपने घर में सोलर एनर्जी लगाना है या फिर विंड एनर्जी से हम अपने घर को करें, तो इस तरह के लोगों की सोच के साथ मंत्रालय कैसे अपनी योजनाओं से उसको प्रोत्साहित कर सकता है? ऐसे तो आप जानते ही होंगे, एक तो अगर आप एग्रीकल्चरल के बात करते हैं तो एग्री वोल्टेज का हम ऑलरेडी पीएम कुसुम में हम काम कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति का इस देश में अगर वो ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं तो वो पीएम सूर्यघर रूफटॉप सोलार से कर सकते हैं। ये रूफटॉप सोलार में तो सहज रूप से इन्वेस्टमेंट का इशू आता था, इसलिए मोदी जी ने बहुत ही दूरदृष्टिता रख के, सोच समझ करके, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2024 को अनाउंस किया पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। उसके कारण सामान्य व्यक्ति अगर ऊर्जा दाता बनना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, तो ये तो सिद्ध हो गया है। मोर देन 21 लाख इंस्टॉलेशन ऑफ पीएम सूर्यघर रूफटॉप सोलार, तो उसमें नियरली अबाउट 48% सब्सिडी भारत सरकार देते हैं। और उसके साथ ही साथ कई स्टेट गवर्नमेंट लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो टॉपअप करके वो 30,000 40,000 देते हैं। टोटल इसका कॉस्ट है फॉर 3 किलोवाट एक घर के लिए, जो 5-6 आदमी रहता है एक घर में, उस घर के लिए 3 किलोवाट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत होता है। 3 किलोवाट से 340-350 यूनिट तक भी जनरेशन होता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द पैनल इज़ इम्प्रूविंग। तो इसके कारण तो उनको चाहिए 200
मैक्सिमम 250 यूनिट, सब अगर एसी, सब रूम में एसी और फ्रिज ये सब कुछ होते हुए भी the maximum need will be around 250. This is what is being assessed, scientifically assessed. 100, at least 110 units. He can sell it to the DISCOMs and DISCOMs are paying them. So सिर्फ ऊर्जा दाता नहीं, ऐसा ऊर्जा उत्पादन नहीं करते हैं, ऊर्जा he is selling his electricity also, by that he is earning. एक तो इसमें 48% लोगों को जो PM सूर्यघर आज के दिन में इंस्टॉलेशन हुआ है, नियरली अबाउट 21 लाख, उसमें नियरली अबाउट 48% लोगों को जीरो बिल आ रहा है. दिस इज ऑल्सो बीइंग स्टडीड. तो ये तो प्रूवन रिकॉर्ड है दैट दिस स्कीम इज रियली एम्पावरिंग द पीपल. तो मेरा उदाहरण मुझे नहीं देना चाहिए, मैंने सब्सिडी नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं वो स्पष्ट करते हुए मैं बताता हूँ. मेरे घर में जो बिजली का बिल आता था, तो वो अभी जब से मैंने सोलर पैनल मैंने शुरू किया, सोलर पैनल से जनरेशन शुरू किया, तब से मेरा बिल जीरो नहीं, हमको ज़्यादा डिस्काउंट से पैसे मिल रहे हैं. तो ऑफ कोर्स हम तो सब्सिडी लेने का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सब्सिडी दे के करते हैं उनको तो बहुत फ़ायदा है. और बैंक से भी हम कम इंटरेस्ट रेट में, ब्याज दर जो है वो कम ब्याज दर में हम लोन दे रहे हैं. अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ हमारा जो 3 किलोवाट के लिए हम जो पैसे देते हैं उसके आधार पर ही अगर उनको लेना है, तो बैंक से जो आता है वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोन दे रहा है. सो ओवरऑल इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल. एंड PM कुसुम में भी जो एग्रीकल्चरल में पहले क्या होता था, मुझे एक हरियाणा के एक किसान मिला था इधर, जो हमने इसके लिए बुलाया था माननीय प्रधानमंत्री ने लास्ट 26 जनवरी के परेड के लिए उन लोगों को इनवाइट किया था जो PM सूर्यघर का लाभार्थी है. तब एक व्यक्ति मुझे मिला था, उन्होंने कहा इससे पहले हमको अगर इरिगेशन सिंचाई के लिए रात को जाना पड़ता है, क्योंकि सिंचाई के लिए पावर अवेलेबल होता था रात को ही. तो इनके बाजू के जो इसमें जो किसान था, वो किसान रात को सिंचाई के लिए गए और साफ काट के वो मर गए. तो आज क्या है, PM कुसुम के कारण आज उनको दिन के समय में उनको बिजली मिल रहा है और रात को उनको कोई जागने का ज़रूरत नहीं है. ये मैंने इसलिए पहले शुरुआत में कहा, सूर्य पहले भी था जी, लेकिन सूर्य का इस किरण में शक्ति है, ये दिखाने के लिए PM मोदी को आना पड़ा. न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी भारत की जनता को किस तरीके से कहेंगे कि आप भी आओ, अपने घर की छत पर सोलर लगाओ, या अगर आपके यहाँ पर विंड एनर्जी है तो भारत सरकार आपके लिए खड़ा है? नहीं, एक तो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि विंड का अभी तक ये विंड में वो इन्वेस्ट कर सकता है और उनके पास पैसा है तो कोई भी विंड में इन्वेस्ट कर सकता है, दैट इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव. बट सोलार में वो स्वयं वो बिजली उत्पादन करते हैं, ऊर्जा उत्पादन करके ऊर्जा वो बेच भी सकते हैं, अपने घर के लिए उपयोग भी कर सकते हैं. तो ये बहुत स्पेशली, और मैं राज्यों को मैं आह्वान देता हूँ, हर प्रदेश को, जो भी प्रदेश मुफ्त बिजली योजना जारी किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन लोगों को फाइनेंशियली स्टेट को थोड़ा कुछ सा बर्डन हो रहा है. प्राइवेटली जब बात करते हैं, जो भी ऊर्जा मंत्री, स्टेट के ऊर्जा मंत्री मुझे भी मिलने के लिए आते हैं, तब बताते हैं तो पहले तो घोषणा किया है, अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है. जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, कर्नाटक, उधर भी लोग जो अधिकारी से लेके मंत्री से जो आपस में जब बात करते हैं बोलते हैं बहुत बर्डन हो रहा है. ये बर्डन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए PM सूर्यघर इज़ बेस्ट. एक बार आप उनको थोड़ा कुछ, हम तो दे ही रहे 78,000 3 किलोवाट के लिए, आप 1 किलोवाट के लिए 30,000 बोले तो 100 से ज़्यादा यूनिट उत्पादन होता है, और ये 120 तक उत्पादन होता है. तो हम तो 30,000 दे रहे हैं, उसके लिए टोटल कॉस्ट होता है अराउंड 60-65,000. GST कम होने के बाद और कम हुआ है. तो आप 20-25 हज़ार दे दो, 10,000 इन्वेस्ट करके
अगर अपने बिजली वो उत्पादन करते हो आपका इन्वेस्टमेंट एक ही बार होगा, नहीं तो हर बार आपको डिस्कॉम को पैसा देने पड़ेगा। आप डिस्कॉम को पैसा नहीं देते, इसीलिए डिस्कॉम वीक बन रहा है। दे आर बिकमिंग वीक। Many discoms, they are in a very bad situation in the country today because of such policies. So what I call them is, what I request them, or I tell them, go for PM Surya Ghar. That is the biggest relief for your problem also, and overall emission, overall हमारा जो फ्यूचर जनरेशन के लिए इस भूमंडल को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, उसमें भी हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो मतलब कर्नाटका, तेलंगाना, ये हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों ने जहाँ जहाँ पर फ्री बिजली के नाम पर ये सरकार आई है, वहाँ की सरकारों को आपकी तरफ से ये सलाह है? मैंने सलाह ऑलरेडी दिया हूँ, कुछ लोग शुरू भी किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो रहा है। मुझे तेलंगाना के मुख्यमंत्री मिले थे, तेलंगाना के ऊर्जा मंत्री मिले थे, और केरल में तो कम्युनिस्ट राज्य है आज के दिन में, वो PM सूर्य घर में अच्छा कर रहे हैं। दे आर यूजिंग इट, आई डोंट माइंड, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल, जब मोदी जी का मानना क्या है, मोदी जी का कॉल क्या है, मोदी जी का कन्विक्शन क्या है? मोदी जी का कन्विक्शन है जब राज्य आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जब राज्य विकसित होगा, देश विकसित होगा। तो विकसित भारत अपने हवा में नहीं बन सकते, हर एक प्रदेश विकसित होना चाहिए। तो उसके लिए जो भी हमारा योजनाएं है मोदी जी के दूरदृष्टिता के कारण, वो हमने इसके लिए एक विवेचन के साथ हमने जो किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, तो उसका उपयोग सबको करना चाहिए, मेरा अपील है। लेकिन जैसे आप कर्नाटक से भी आते हैं आप, तो वहाँ जब लोगों को पता चलेगा कि वायदा किया था कांग्रेस की सरकार ने और पूरा कर रहा NDA की सरकार, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? ना वो तो, ये तो इसमें तो वो PM कुसुम तो कर रहे हैं ना कर्नाटक सरकार, तो उसमें ठीक है, आपने किया है तो किया है, लेकिन आप उनको PM सूर्य घर में अगर आप थोड़ा मदद करते हैं तो ठीक है, आप क्रेडिट ले लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम क्रेडिट वार में पढ़ने वाले नहीं हैं। आप बोलो हम ही करें, हम, लेकिन ठीक है, लेकिन देश के लिए तो ये होना चाहिए, कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो क्रेडिट लेना है तो लेने दो। अच्छा, लोग अब कई सारे सवाल उठाते हैं, कई बार पॉलिटिकल डेप्थ देखते हैं, कोई कहता है एटॉम बम गिरा रहे हैं हम। यहाँ पर आपके मंत्रालय में ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा होती है। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और इसमें भारत की स्थिति क्या है? नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन तो एक एनर्जी के रूप में तो है ही है। अभी तो ग्रे हाइड्रोजन है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन तो ग्रीन एनर्जी से अलग अलग तरीके से हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। उसमें पानी से, समुद्र के पानी से, उसको पानी को एक इलेक्ट्रोलाइज़र में हम इसको प्रोसेस करके ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। ये ग्रीन हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में, एग्जांपल हम अभी ट्रक चला रहा है, बसें चल रहा है, वो ग्रीन हाइड्रोजन से, अभी ट्रक तो चल ही रहा है। तो शिपिंग में हमने कुछ रिट्रोफिट किया है, शिप्स में, शिपिंग सेक्टर में। इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें जो हम ये जो पानी का प्रोसेसिंग होता है तो थ्रू इलेक्ट्रोलाइज़र, उसमें जो होता है, एक तो पहले पूरा जो वो इलेक्ट्रोलाइज़र चलाने के लिए जो भी पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो हम ग्रीन पावर मीन सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी के साथ हम करते हैं। दूसरी बात, ये प्योरली ये इलेक्ट्रोलाइज़र से, पानी से होता है, तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन इज़ 100% पोल्यूशन फ्री एनर्जी फॉर दी मोबिलिटी ऑल्सो, मीन्स फॉर ट्रक्स, फॉर शिपिंग, इवन डेज टू कम। अभी तो बाकी बड़े इसमें भी आने वाले समय में ये जो गाड़ियों की में जो पेट्रोल डीजल इस तरह से गाड़ियों की है ट्रांसपोर्टेशन, पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल पे जा सकता है। हमारा 49 रुपीज़ 70 पैसा आया है, 75 पैसा तो कम हो रहा है। पहले तो 105 रुपीज़ था ग्रीन अमोनिया का, तो हाइड्रोजन से बाद में ग्रीन अमोनिया पे हम बनाते हैं। ग्रीन अमोनिया का रूप में बहुत ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एज इट इज़ वी कैनॉट ट्रांसपोर्ट। तो ये ग्रीन अमोनिया जो था
पहले 105 रुपीज़ लोएस्ट आया था, अभी रिसेंटली एक बिड में 105 के बदले में 49 रुपीज़ तक आया है, 49 रुपीज़ 75 पैसा। तो ऐसे जैसे पहले 12 रुपये था पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द सोलार, अभी तो जैसे 2 रुपये 20 पैसा तक आया है, ऐसे इसका भी कम आ रहा है। जब भी ये कम होता है और इसका हमारा जो लक्ष्य है 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030, जब ये होता है एक तो भारत ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनता है, ग्रीन हाइड्रोजन के हब के साथ ही साथ भारत में भी मोबिलिटी में एक बहुत बड़ा क्रांति ग्रीन हाइड्रोजन लाएगा। देश की जनता ये जानना चाहेगी ग्रीन हाइड्रोजन से, जैसे अभी आपने कहा ट्रक चल रहा है, आप शिपिंग की पायलट प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में चल रहा है। हाँ, आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलाव आ सकता है, क्या कुछ और इससे चलाया जा सकता है? अभी तो इसमें हमने रेट्रोफिटिंग शिप में किया है, ऐसे तो हम ट्रक्स में लॉरीज में किया है, तो ये ग्रीन अमोनिया ऑलरेडी बन रहा है। तो जब ये सब कुछ चल रहा है, आने वाले दिनों में ओवरऑल एनर्जी में नॉट ओनली पावर इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड एनर्जी फॉर आवर व्हीकल्स, वी नीड एनर्जी फॉर आवर ट्रेन। अभी एक लोकोमोटिव्स में ट्रेन चल रहा है इंजन ग्रीन हाइड्रोजन से। अच्छा, हाँ जी, इसके कारण मैं यही कहना चाहता हूँ, दिस इज़ ए डेवलपिंग फील्ड, इट इज़ ए ग्रोइंग फील्ड एंड इंडिया, मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी का दूरदृष्टिता का कारण ये तो अभी भारत इसमें इन्वेस्ट किया है, नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता था। टुडे वी हैव इन्वेस्टेड, एक लोकोमोटिव चल रहा है, कम से कम 10 से ज़्यादा ट्रक्स चल रहा है और उसके लिए हमने रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया है। ये सब प्रैक्टिकल है जी, ऑलरेडी चल रहा है। तो इसीलिए आने वाले दिनों में और भी एक बहुत बड़ा क्रांति एक ग्रीन हाइड्रोजन से होने वाला है। और ग्रीन हाइड्रोजन में आज के दिन में बिना कोई शक मैं कहना चाहता हूँ, भारत एक टॉप लेवल लीडर है। तो आने वाले समय में हमें जिस तरीके से, क्योंकि हम पेट्रोलियम के लिए या फिर क्रूड ऑयल के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, भारत खुद ही सशक्त हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन और इन सब एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से। हम सब में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसी कारण हमने इसमें ये तो एक बहुत बड़ा एक स्टेप्स हमने मोदी जी के नेतृत्व में उठाया है। अच्छा, एक और सवाल आपसे इससे भी जानना चाहते हैं कि आपके मंत्रालय के माध्यम से इस देश में रोजगार को लेकर और किस तरीके से ये मंत्रालय नए नए रोजगार के सृजन कर रहा है और कितने आने वाले समय में रोजगार इससे सृजित हो सकते हैं? एक तो ओवरऑल जहाँ तक मुझे याद है, हमारा ओवरऑल रोजगार आज 13 लाख से ज़्यादा, इस मैं फिगर बाद में एक बार रीवेरीफाई करके आपको बताता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे याद है 13 लाख हमने रोजगार इससे अभी जो इंस्टॉल्ड हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड रोजगार, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी जनरेशन है। समझिए, अगर आपको पीएम कुसुम में अगर इंस्टॉल करना है, पीएम कुसुम का से आप बिजली उत्पादन करके इरिगेशन भी करना है, फीडर लेवल जो सोलराइजेशन है, वो फीडर लेवल सोलराइजेशन में आप जो उत्पादन करते हैं उसमें भी आपके जो खपत के लिए है उससे ज़्यादा जो उत्पादन करते हैं आप ग्रिड में आप कनेक्ट करके सेल कर सकते हैं। जहाँ भी अगर फॉर एनी रीज़न आपका उत्पादन नहीं होता है तो ग्रिड से आप ले सकते हैं। ऐसे सब व्यवस्था में उस एक किसान के जो उनके घर के नज़दीक, उनके खेत में हो, उनके घर के नज़दीक कई जगह है तो उधर हो, जब भी ये होगा तब उधर 3-4 टेक्नीशियन चाहिए, गार्ड चाहिए। और ऐसे ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, अगर एक गांव में, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको पीएम सूर्यघर का रूफटॉप सोलार इंस्टॉल करना है तो कितने लोग चाहिए? सो ऑल पुट टुगेदर डिसेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, आपको अपने गांव में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आपको अपने ज़िले में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आपको हर जगह बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई वगैरह आने का ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ दी मोस्ट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट इज़ गिविंग डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी एंड डिसेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। नौकरियां भी हैं, रोज़गार भी मिल रहा है लोगों को। किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो गवर्नमेंट का विजन है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी
भारत का होगा, उसमें इसका किस तरह से योगदान देखते हैं? ये तो मैंने जो भी इसमें एनर्जी का कॉस्ट वगैरह के बारे में मैंने बताया हूँ आपको, इसलिए मैं वो रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं उसके लिए और एक एंगल ऐड करना चाहता हूँ। अगर भारत को अभी जो रास्ता में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, वी वांट टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी and we are going to become the third largest economy very shortly. So when we are going to become the third largest economy and when we want to become, मोदी जी का संकल्प है हमको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द से जल्द बनना है, तब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है, सर्विस में तो रिलेटिवली ओके है, फिर भी उधर भी बहुत हमको और भी करना है सर्विस सेक्टर में, बट मैन्युफैक्चरिंग में हमको बहुत ज़्यादा करना है अभी भी। तो इसीलिए मेक इन इंडिया शुरू हो गया है। वही मेक इन इंडिया का कारण ये है, जो 25-26 साल पहले मोबाइल का क्रांति में मोबाइल शुरू हो गया, लेकिन हर एक मोबाइल सेट भारत में इंपोर्ट होता था। आज लगभग 100% मोबाइल स्वदेशी निर्मित है, स्वदेश में मैन्युफैक्चर्ड है। तो ऐसे जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए there are 2-3 things are important according to me. Number one is power, that is bijli, electricity. Number two, pani, basic infrastructure, and law and order. By and large, law and order, though it is with the state, because of the approach of the Prime Minister Modi and our central government, led by him, by and large, it is peaceful. Atmosphere is quite conducive. And next thing is, most important is बिजली, पावर। वो पावर रिन्यूएबल एनर्जी के कारण, तो आज पहले तो 9-10 रुपये पर यूनिट जो होता था, आज जनरेशन कॉस्ट इज़ ₹2.20 तक भी आया, ठीक है, एवरेज आप ₹2.50 मान के चलो। प्लस आप बैटरी स्टोरेज में ₹1 ऐड करते हैं तो ₹3.50। तो उसमें स्टेबिलिटी के लिए विंड उपयोग करते हैं, तो ऑल पुट टुगेदर ₹4.50 होता है। तो भी तो कहाँ के 6 to 7 रुपीज़ पर यूनिट और कहाँ के ₹4.50। तो एक पैसे के लिए जब रेगुलेटर के पास जाता है, इलेक्ट्रिक रेगुलेटर के पास, फॉर दी टैरिफ ज़्यादा कम करने के लिए एक पैसा के लिए झगड़ा होता है। इधर तो मोदी जी का दूरदृष्टिता के कारण हमारा जो कॉस्ट ऑफ द पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, दैट विल बिकम नॉट मोर दैन ऑल पुट टुगेदर विथ ग्रिड स्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस सप्लाई, ये सब मिला के इट इज़ नॉट मोर दैन ₹4.50। So this will bring a big change in the manufacturing sector because power is affordable. When power is affordable, your cost of production in any product in the country, it is going to be well under the competitive prices in the world. So that will add so many things. So that will, then people will definitely invest in India. That investment brings employment. That employment will bring the economy into a good shape. People will have money to spend. इस मंत्रालय के पास इरेडा करके एक लिस्टेड कंपनी है, उसका भविष्य क्या है? उसको अगले 5 सालों में आप कैसे देखते हैं? कहाँ तक जाने की संभावना है? उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है? तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इरेडा इज दी वन ऑफ दी, आई एम वेरी प्राउड दैट इट इज़ इन PSU अंडर आवर मिनिस्ट्री। एंड पहले तो उनका बहुत कम फाइनेंसिंग वगैरह जो करते थे, एडवांस वगैरह बहुत कम था। आज के मात्रा में मेरे पास तुरंत फिगर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में इट इज़ द ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC which is financing most liberally for the green projects, especially for the either it is green hydrogen or solar power or wind power. Very liberally they are funding it, and because of that many people are approaching IREDA, and our manufacturing means our generation capacity has also increased very well. I am very proud about it. धन्यवाद मंत्री जी आपका। आपने बहुत साफगोई से अपने मंत्रालय के बारे में बात की और उम्मीद करते हैं कि आपका मंत्रालय भारत
की जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा करने में मददगार साबित हो, और साथ ही साथ घर में बिजली पहुंचाने की जो योजना है उस पर भी आप लोगों का मजबूती से सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।